हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष महोदय जी हैं, उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। डॉक्टर सविता देवी जो अभी बातें सुन रहे थे मैडम का भी हार्दिक स्वागत है। हमारे काशीराम जी मैडम हैं और आप सभी जो इस गांव के बरखेड़ा गांव के कृषक महिला हैं, भाई लोग हैं और बेटियां हैं, सबका मैं कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कृषि विज्ञान केंद्र में ही फसल लगाते हैं, आज यहाँ पे जो आज बैनर लगाया गया है उसमें क्या है, खेत बचाओ अभियान पूरे देश में संचालित क्या है, खेत बचाओ अभियान। अब खेत बचाओ खेती से संबंधित है। अब खेती का मतलब जहाँ पे फसल लगाते हैं। आज देखिए कुछ ऐसी समस्याएं आ गई है हमारे खेती में, चाहे जाने और अनजाने में। खेती कर रहे हैं, फसल के बीज लगाते हैं, उससे उत्पादन ले रहे हैं, कभी खरीफ में, कभी रबी में, कभी कभी हम जायद में भी लेते हैं, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में फसल भी ले रहे हैं। और उसी के हिसाब से जो समस्याएं आती हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में पोषक तत्वों के प्रबंधन के लिए चाहे यूरिया हो चाहे डीएपी हो, इसकी बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है, ठीक ना। अब हमें ये भी सोचना है कि इसकी आवश्यकता है कि नहीं है और कितनी आवश्यकता है, ये कैसे पता चलेगा। आज देखिए देश में 100 ऐसे जिले हैं जहाँ पे आवश्यकता नहीं है फसलों को या मृदा को उर्वरक और डीएपी का, लेकिन ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है। अपने उत्तर प्रदेश में 3 जिला ऐसे हैं जहाँ पे आवश्यकता से अधिक प्रयोग किया जा रहा है, और उत्तर प्रदेश में जो अपना ललितपुर जिला है ये भी उसमें आ गया है, उस कैटेगरी में। यानी आवश्यकता कम है लेकिन इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, किसका, विशेषकर डीएपी का। तो अब इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें पता नहीं है और उससे फायदा कम है, पैसा अधिक लग रहा है। आपका पैसा तो लग ही रहा है, मृदा को कम फायदा हो रहा है, साथ में सरकार के ऊपर भी बहुत ज्यादा बर्डन पड़ रहा है, ठीक ना। क्योंकि जितना हम पैसे देते हैं खरीदने में, उससे कई गुना सरकार देती है कंपनी को, फिर फायदा किसका होता है, कंपनी का। तो सबसे पहले जब ये समस्याएं हैं और जो डाल रहे हैं फिर वो रासायनिक चीज है, फिर फसल के अंदर आता है, अनाज को हम यूज करते हैं, फिर हम बार बार बीमार होते हैं, ठीक ना। लागत बढ़ी और जो उत्पाद मिला वो स्वास्थ्यप्रद नहीं रहा। जब मार्केट में बेचते हैं तो हो सके कि उसकी गुणवत्ता को देखते हुए या सभी लोग उसके एक तरफ जाते हैं कि एक ही फसल को लगाते हैं, उतना मूल्य नहीं मिल पाता है, ठीक ना। ये समस्या ये बढ़ती जाती है और आने वाले समय में ये समस्या और बढ़ती जाएगी। तो समझदारी क्या है कि हमें पहले पता हो कि हमारी जो मृदा है, मृदा में कौन सी फसलों को हम लगाएं। अभी जो बोल रहे थे कि कटिया गेहूं नहीं, अब तो पूरा गेहूं ही लगा रहे हैं लोग। क्यों, मुझे लगा है कि 90% से ज्यादा ही रबी में गेहूं लगाते हैं। सबसे डीएपी हो चाहे यूरिया हो, उसी में यूज करते हैं। ये होता है कि वैज्ञानिक लोग बोलते हैं या हम लोग बोलते हैं कि जब भी आपको फसल लगानी है उसको समय से मृदा परीक्षण जरूर करा लें। मृदा परीक्षण से क्या होता है, समय यही है, चल रहा है अभी भी 15-20 दिन का समय है। मृदा परीक्षण जब कराते हैं तो हमारी मृदा में कौन से पोषक तत्वों की कमी है, किसकी अधिकता है, वो हमें पता चल जाता है। जब हम टेस्ट करते हैं कहाँ पे, स्वाभाविक है जहाँ पे इसकी व्यवस्था होगी, ललितपुर में है, सभी आपके विकास खंडों में है, वहाँ पे ये परीक्षण होता है। तो स्वाभाविक जिनकी अधिकता है उसका हमें प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। जिनकी कमी है उसका बैलेंस मात्रा में जितने स्रोत हैं उन सभी से हमें प्रयोग करना है। अब क्या है, थोड़ा सा हम बस यूरिया डीएपी के पीछे जाते हैं, उसमें ये क्या 2 पोषक तत्व होता है, और हमारे फसलों के वृद्धि और विकास के लिए सभी पोषक तत्व चाहिए, बैलेंस मात्रा में चाहिए, जिनकी कमी उसकी पूर्ति करनी होती है। तो समझदारी ये है कि जिनकी आवश्यकता है, जो स्रोत है, केवल फर्टिलाइजर पे नहीं, फर्टिलाइजर के अलावा कितने स्रोत है, पशु हम पालते हैं, पशु पालते हैं ना, उसकी खाद जो होती है उसको भी बढ़िया से अगर 5-6 महीने सड़ा ले फिर अच्छे गड्ढे में, तो वो भी अच्छा खाद बनता है और उसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व पौधों को जो चाहिए वो मिलता है, ठीक ना। अब जितनी खेत है
उतनी मात्रा में हमें खाद मिलना चाहिए, है कि नहीं? उसकी संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी, पशुओं को बांध के भी खिलाना पड़ेगा। नहीं तो बेचारे दिन भर खोल दीजिए और जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ खाद हो रहा है, घर पे खाद मिलने का, ठीक है। और भी थोड़ा समझदारी की बात करें तो दूसरे जो स्रोत हैं क्या है कि जैसे मान लीजिए केचुआ खाद है, ये भी है आपका जो पीट होता है उससे बनाते हैं। परमानेंट जो स्ट्रक्चर होता है पेड़ के नीचे होता है, प्लास्टिक पोर्टेबल बर्मी बेड भी होता है, जैसी क्षमता हो वो आप बना के उसका भी केचुए का खाद हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो गोबर की खाद है, पशुओं की खाद है, उससे कई गुना उसमें पोषक तत्व ज्यादा होते हैं। केचुआ भी होता है जो खेत में कमी पड़ गया है, डालेंगे तो उनकी भी संख्या बढ़ी होगी। रसायनों पे कम करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे तो केंचुओं की संख्या बढ़ेगी। तो हमारे किसान तो मित्र होते हैं और जितनी वो मृदा की जो भौतिक हो, रासायनिक हो, जैविक क्रियाओं को वो प्रमोट करता है। साथ में इस समय देखिए एक हरी खाद भी होता है जिसको ग्रीन मैन्योरिंग बोलते हैं, और ढांचा का नाम सुने होंगे। उसको अगर खेत में बुआई कर दें तो आपका लगभग 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करते हैं। बीज छोटा होता है, काला काला होता है, और उसमें डाल दे खेत में तो वो लगभग 40 से 45 दिन में वो तैयार हो जाता है फिर पलटाई के लिए खेत में, ठीक ना। तो अगर उसको हमने बुआई कर दिया, खेत में पलटाई कर दिया, तो जो डीएपी यूरिया हम डालते हैं वो आधी कम हो जाएगी आपकी, ठीक ना। तो उस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। अभी देखिए इस समय कितना फोकस किया जा रहा है जैविक खेती और प्राकृतिक खेती। क्यों फोकस किया जा रहा है कि हमें स्वास्थ्यप्रद उत्पाद मिले, लागत कम लगे, और जो आपके खेत पे घर पे जो उपलब्ध चीजें हैं उसी से हम खाद बनाते खेत में डालें, गुणवत्ता युक्त उत्पादन मिले। हमारी धरती माता है, अभी जो उत्पादन मिल रहा है आने वाले समय में 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल के बाद भी वो उत्पादन देती रहे, उसको भी हमें फॉलो करना है। साथ में जो सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट होता है हम भूल जाते हैं, एक ही फसल के पीछे नहीं भागना है। रबी में केवल जब गेहूं ही लगाएंगे, केवल हम आटा ही केवल खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे, तेल भी चाहिए, दाल भी चाहिए, और जो मैडम बता रहे थे स्वास्थ्य रहने के लिए हमें जो दूसरे मिलेट्स के प्रोडक्ट भी होते हैं उत्पाद, उसको भी हमें खाना है। जो सीरियल जिसको बोलते हैं, ज्वार है, बाजरा है, कोदो है, मड़ुआ है, झंगोरा है, कौड़ी है, काकू है, कुटकी है, कोई भी इसमें से एक फसल आपके खेत में होना चाहिए।